हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेसन में रीड किया था ग्रेडस्टोन फेज 1 यानी लेसन नंबर 9। इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि पहाड़ की जो चोटियाँ होती हैं और विशालकाय जो चट्टानें होती हैं, कई बार ये विभिन्न आकृतियों में दिखाई देती हैं। कैसी आकृतियाँ? ये आकृतियाँ पशुओं की भी हो सकती हैं या किसी मनुष्य की तरह भी दिखाई दे सकते हैं। और क्या होता है कि लोग इन आकृतियों के साथ कुछ कहानियाँ जोड़ लेते हैं और ये कहानियाँ कभी सच भी सिद्ध हो जाती हैं और कभी नहीं भी होती हैं। जो इस लेसन में आकृति की बात की गई है वो विशाल पथरीले चेहरे के बारे में बात की गई है। और जो वहाँ के निवासी हैं, जो जहाँ विशाल पथरीला चेहरा है, वो उस घाटी के निवासियों को एक भविष्यवाणी की याद आती है। वो भविष्यवाणी क्या थी? क्या वो भविष्यवाणी सच भी हुई थी? फिर इसमें आगे बताया गया था एक महिला है, वो अपने बच्चे के साथ अपनी कॉटेज के बाहर गेट पर बैठी है और उस विशाल पथरीले चेहरे को देख रही है और उसके बारे में अपने बच्चे को बता रही है कि ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी शक्ल विशाल पथरीले चेहरे से होगी, है ना। तो जो बच्चा है हमेशा उस विशाल पथरीले चेहरे को देखता रहता है और सोचता है कि भविष्य में ऐसा हो और कि ये भविष्यवाणी सच हो, विशाल पथरीले चेहरे जैसा कोई व्यक्ति आए, है ना। तो उन्हीं दिनों घाटी में एक अफवाह भी फैल जाती है कि एक महान व्यक्ति जिसका चेहरा विशाल पथरीले चेहरे से मिलता है वो अब आ गया है। वो पहले जो वो युवा था वो घाटी छोड़कर चला गया था, किसी बंदरगाह में जाकर बस गया था। तो वो युवा व्यक्ति कौन था? गैदरगोल्ड, ठीक है। जब वो आता है तो अर्नेस्ट उसे देखता है, लेकिन क्या करता है वो विशाल पथरीले चेहरे की तरफ देखता है तो उसे लगता है कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है जिसकी शक्ल विशाल पथरीले चेहरे से मिलती है। फिर कुछ समय बीत जाता है, फिर एक व्यक्ति और आता है जिसके कारण जो घाटी के निवासी होते हैं वो उत्साहित हो जाते हैं कि भाई अब फाइनली वो व्यक्ति आ गया है जिसकी शक्ल ग्रेडस्टोन फेस से मिलती है। और वो व्यक्ति भी पहले घाटी में रहने वाला ही था, व्यक्ति था, युवा था। अब वो एक सैनिक बन गया था। कठोर लड़ाइयाँ लड़ने के बाद वो कमांडर बना और युद्ध क्षेत्र में उसे ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब वो वापस आता है तब अर्नेस्ट फिर से वही करता है, उस विशाल पथरीले चेहरे को देखता है और ब्लड और थंडर को देखता है, लेकिन उसे उसमें कोई समानता दिखाई नहीं देती है, ठीक है। आइए अब हम इस लेसन को रीड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। मैनी ईयर पास्ट, बहुत साल बीत गए। अर्नेस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज, जो अर्नेस्ट था अब अधेड़ उम्र का आदमी था। टू हिज नेबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, ही वाज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग thoughtful son। जो अपने पड़ोसियों के लिए जिन्होंने कभी शक नहीं किया था कि वह एक साधारण और सामान्य चेहरे से अधिक कुछ था, वह मात्र एक विनम्र, मेहनती और विचारशील व्यक्ति था। बट वट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन वो जो पुरानी भविष्यवाणी थी उसके बारे में क्या? वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये कभी पूर्ण हुई? लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, आइए हम पढ़ते हैं और जानते हैं। द ईयर्स हरिड ऑन, वर्ष बीतते गए। एंड ब्रॉड वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस द फोरहेड एंड फ्योरस ऑन इन हिज चीक्स। और अर्नेस्ट के सिर पर सफ़ेद बाल आ गए थे, उसके माथे पर सलवटें पड़ गई थी और उसके गाल सिकुड़ गए थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन वेन हैड ही ग्रोन ओल्ड, मोर न्यूमरस दैन वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। उसके सिर पर पाए जाने वाले सफ़ेद बालों से अधिक बुद्धिमान विचार उसके दिमाग में थे।
and Ernest had ceased to be obscure, unsought for, undesired had come the fame which so many seeks. अर्नेस्ट अब अनजान व्यक्ति नहीं रह गया था। उसे अन्य लोगों के विपरीत अवांछित और अनिश्चित प्रसिद्धि बिकम बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, उसे घाटी के सीमाओं से परे भी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मैन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट एंड he received them with gentle sincerity and spoke freely with them of whatever came uppermost or lay deepest in his heart or their own. कॉलेज के प्रोफेसर, यहाँ तक कि शहरों के व्यस्त लोग दूर दूर से अर्नेस्ट से मिलने और उसके साथ बातचीत करने के लिए आते थे और वह उन्हें आदर भाव से उनका स्वागत करता था और अपने मन की गहराइयों तथा उनके विचारों से खुलकर उनसे बात करता था। While they talked together, his face would brighten unawares and shine upon them as with a mild evening light. जब वे आपस में बातें कर रहे होते थे तो उसका चेहरा चमक उठता था और जो शाम की हल्की रोशनी की तरह अनजाने में बातचीत करने वालों पर उन पर पड़ते थे। While Ernest had been growing old, God had granted a new poet to this earth. जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था तब भगवान ने इस पृथ्वी को एक नया कवि प्रदान किया। He too was a native of valley, but he had spent the greater part of his life in distant cities, pouring out his sweet music everywhere. वह भी घाटी का जन्मजात नागरिक था, लेकिन उसने अपने जीवन का अधिकतर भाग मधुर संगीत की छटा बिखेरते हुए दूर दूर शहरों में बिताया था। Neither was a great stone face forgotten, for the poet had celebrated it in a poem. क्योंकि कवि के द्वारा भी विशाल पथरीला चेहरा भुलाया नहीं जा सका, क्योंकि कवि ने इसका अपनी एक कविता में वर्णन किया था। Songs of this poet found their way to Ernest. कवि के गीत अर्नेस्ट तक भी पहुंच गए। He read them after his customary toil, seated on the bench before his cottage door. Cottage का मीनिंग होता है झोपड़ी। वह अपने औपचारिक काम करने के बाद उन्हें पढ़ा करता था अपने मकान के दरवाजे के सामने एक बेंच पर बैठकर। As he read, he lifted his eyes to the mountain. जब वह उन्हें पढ़ता था तो वह अपनी नजरें पर्वत की ओर उठा लेता था। Oh great stone face, he said, is not this man worthy to be your likeness? हे विशाल पथरीले चेहरे, उसने कहा, क्या यह आदमी तुमसे समानता रखने के योग्य नहीं है? The face seemed to smile but did not answer. चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। Now it happened that the poet, though he lived so far away, had not only heard of Ernest, but he had thought much about his character and wished to meet this man whose wisdom walked hand in hand with the noble simplicities of his life. Now it happened that the poet, अब ऐसा हुआ कि कवि, यद्यपि वह दूर रह रहा था, ही लिव्ड सो फार अवे, कि वह यद्यपि वह दूर रह रहा था, हैड नोट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, उसने न केवल अर्नेस्ट के बारे में सुना था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर, बल्कि उसके चरित्र के बारे में विचार किया था। एंड विश टू मीट दिस मैन, और इस व्यक्ति से मिलना चाहता था, हुज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंपलिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जिसकी बुद्धिमत्ता और जीवन की सादगी एक समान थी। यानी कि ऐसा हुआ कि कवि, यद्यपि वह दूर रह रहा था, लेकिन न केवल उसने अर्नेस्ट के बारे में सुना था, बल्कि उसके चरित्र के बारे में भी वह सोच रहा था, और वह उस आदमी से मिलना चाहता था जिसकी बुद्धिमत्ता और जीवन की सादगी एक समान थी।
One summer day, therefore, he arrived at Ernest's door, where he found the good old man holding a book in his hand, which he read, and then, with a finger between the leaves, looked lovingly at the great stone face. एक गर्मी के दिन वह अर्नेस्ट के घर पहुंचा, जहां उसने एक अच्छे बूढ़े आदमी को अपने हाथ में एक किताब पकड़े पाया और जिसे वह पढ़ रहा था और पन्नों के बीच में उंगली रखकर बड़े प्यार के साथ विशाल पथरीले चेहरे को भी देख रहा था। गुड इवनिंग, said the poet. Can you give me a traveler a night or shelter? नमस्कार, क्या आप एक यात्री को रात्रि विश्राम के लिए आश्रय दे सकते हैं? शेल्टर का मीनिंग होता है आश्रय। Gladly answered Ernest, and then he added, smiling, I think I never saw the great stone face look so hospitably at a stranger. Gladly, खुशी से अर्नेस्ट ने उत्तर दिया, और तब वह मुस्कुराते हुए बोला, मेरे विचार से मैंने इस विशाल पथरीले चेहरे को किसी अजनबी की ओर इतनी दयालुता से देखते हुए नहीं पाया। The poet sat down beside him and he and Ernest talked together. कवि उसके पास बैठ गया और वह और अर्नेस्ट बातें करने लगे। Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise, so gentle and kind. कवि ने अर्नेस्ट जैसे इतने बुद्धिमान, भद्र और दयालु आदमी से पहले कभी बात नहीं। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ अर्नेस्ट ने was moved by the living images flung out of the poet's mind. और दूसरी ओर अर्नेस्ट भी कवि के मन से बाहर निकलने वाले बुद्धिमत्ता से पूर्ण जो विचार थे उनसे प्रभावित हो गया था। यानी कि जो कवि था उसने पहले अर्नेस्ट जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से बात नहीं की थी, ठीक है, और जो अर्नेस्ट था वो भी कवि के मन से जो बुद्धिमत्तापूर्ण विचार निकल रहे थे उनसे प्रभावित हो गया था। As Ernest listened to the poet, and he imagined that the grey stone face was bending forward to listen to. जब अर्नेस्ट कवि को सुन रहा था तो उसने कल्पना की कि विशाल पथरीला चेहरा भी उससे सुनने के लिए आगे gazed into poet's eyes. उसने कवि की आंखों में झांका। Who are you, my gifted guest? He asked. मेरे गुणी अतिथि आप कौन हो? उसने पूछा। The poet laid his finger on the book that Ernest had been reading. कवि ने उस किताब पर अपनी उंगली रख ली जिसे अर्नेस्ट पढ़ रहा था। You have read this poem, said he. उसने कहा, आपने इन कविताओं को पढ़ा है। You know me then, for I wrote them. तो फिर तो आप मुझे जानते हैं, इन्हें मैंने लिखा है। Again and again, on examining the poet's features, he turned towards the great stone face, then back. अर्नेस्ट बार बार कवि के नए नक्शों का निरीक्षण कर रहा था और उसने विशाल पथरीले चेहरे को देखा और फिर कवि को देखा। He shook his head and sighed. उसने अपना सिर हिलाया और ठंडी सांस ली। Why are you so sad? inquired the poet. कवि ने छानबीन की। inquired का मीनिंग होता है छानबीन करना। Why are you so sad? आप उदास क्यों हैं? Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. मैंने पूरे जीवन में एक भविष्यवाणी के पूर्ण होने की प्रतीक्षा की है। एंड व्हेन आई रीड दिस पोएम, लेकिन जब मैंने ये कविताएं पढ़ी, आई होप्ड, मुझे आशा थी, दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू, कि वह व्यक्ति शायद आप ही हैं।
फिर से देखिए, बिकॉज रिप्लाइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने उत्तर दिया क्योंकि ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी व्हेन आई रीड दिस पोएम्स आई होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन यू। कि मैंने अपने पूरे जीवन में एक भविष्यवाणी के पूरे होने की प्रतीक्षा की थी, और जब मैंने ये कविताएं पढ़ी तो मुझे आशा थी कि वह व्यक्ति शायद आप ही होंगे। यू होप्ड आंसर्ड द पोएट, कवि ने फेंटिंग स्माइलिंग टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। यू होप्ड आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, फेंटली का मतलब होता है धुंधली और स्माइलिंग का मीनिंग होता है मुस्कुराना। कवि ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यू होप्ड, आपको आशा थी, टू फाइंड मी इन द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पथरीले चेहरे की समानता पाने की, और वो मुझ में, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं तो इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ। फिर से देखिए, यू होप्ड आंसर द पोएट, पोएट ने उत्तर दिया, आपको आशा थी, फेंटली स्माइलिंग, मंद मंद मुस्कुराते हुए, टू फाइंड मी इन द लाइकनेस ऑफ ग्रेट स्टोन फेस, विशाल पथरीले वाले चेहरे की समानता मुझ में पाने की, आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इसकी समानता के योग्य नहीं हूँ। आई होप स्टूडेंट्स, आज का जो ये पेज नंबर 33 और 31 लेसन नंबर 10 का जो है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप इसे अपनी बुक में से रीड करें। ओके, थैंक यू।